हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हमारी मुलाकात हो रही है हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर 2 में, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस का फिजिक्स में इस्तेमाल क्या है। यदि आपको याद हो तो हमने हमारी पिछली मुलाकात यानी कि लेक्चर 1 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन के बारे में बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि यार मन में प्रश्न ये रखना हमेशा कि सीखना डिफरेंशिएशन कब करना है और क्यों करना है, ये क्वेश्चन मन में ज्यादा रहना चाहिए। सीखना हमें ये प्रायोरिटी पे है। डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो काफी आसान है यार, आप लोगों ने सीखा भी होगा। तो अभी लेक्चर 2 में मैं एक बचे हुए रूल यानी कि चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें बच्चों का कंफ्यूजन सबसे ज्यादा रहता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। इस तरीके से सीखेंगे, जो मेरा वादा भी था आपसे कि सीखने का तरीका ठीक ऐसा होगा कि आप खुद भी सीख पाएंगे और अपने बाकी दोस्तों की भी मदद कर पाएंगे। तुम पढ़ के पढ़ा पाओगे यार, ठीक है। इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है अपने को। तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन सीखेंगे और आज का टारगेट है यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स प्रॉब्लम्स, यानी कि फिजिक्स के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में कब कब डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया जाता है और उसका कारण क्या है। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन डिफरेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स। ओके, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, चलिए क्विक रिकैप लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में सीखा क्या है। यार हमारा पिछला लेक्चर लेक्चर 1 था, डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन का। इसमें हमने बात की थी कि dy बाई डी एक्स यानी कि जो डिफरेंशिएशन दिखता है हमारा, वो dy बाई डी एक्स से दिखता है। और dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, किन किन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है और क्या उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, कब किस वेरिएबल को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कहा जाता है। और एक मेन रूल कि डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के अनुसार निकाला जाता है। यदि आप इन सभी बातों से वाकिफ नहीं है तो मेरा सजेशन है आपको कि सेम प्लेलिस्ट में आपको पिछला लेक्चर जाके पहले देखना चाहिए। फंडामेंटल्स मजबूत हो चुके होंगे तो आज का लेक्चर जो होगा वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर ना किया हो तो फॉलो एबीसी से करना है, राइट। फिर हमने बात की कि नोटेशन ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यदि बार बार डिफरेंशिएट किया जाए तो कैसा दिखता है, बार बार डिफरेंशिएशन की जरूरत कैसे पड़ सकती है। जैसे अगर हम काइनेमेटिक्स यानी मोशन के बारे में बात करें तो पोजीशन से वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना होता है। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन भी डिफरेंशिएशन से दिया जाता है। यानी कि आम भाषा में बात करें तो अगर पोजीशन वेक्टर से एक्सेलरेशन वेक्टर का रास्ता निकालना हो तो डबल डिफरेंशिएशन या 2 बार डिफरेंशिएट कर वो रास्ता आपको मिलेगा। ऑलराइट, सो बेसिकली सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करने की भी फिजिक्स में कई जगह आपको जरूरत पड़ सकती है। जब जब वो जरूरत पड़ेगी तब तब मैं आपको सिखाता चलूंगा। फिर हमने देखा कि जनरल फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के क्या हैं। एल्जेब्रिक फॉर्मूले हमने देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमने देखे और 4 बेसिक रूल्स होते हैं यार डिफरेंशिएशन के। एडिशन सब्ट्रैक्शन के दौरान, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस के लिए, फ्रैक्शन यानी क्वोशिएंट रूल जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंडिपेंडेंट फंक्शंस हों, और इसी तरीके से एक चेन रूल। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि चेन रूल वो रूल है जिसमें सभी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इनफैक्ट कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करने के साथ ही अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे। हमने एक एक करके सभी बेसिक एग्जांपल्स को टारगेट किया था। फिर से कहूंगा, यदि पिछला लेक्चर ना देखा हो तो देख लेना यार, पिछला लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, पढ़ने में तुम्हें मजा आएगा। और ध्यान रखना, मैथ्स हमेशा फिजिक्स को आसान बनाने का तरीका है। मैथ्स को अपने ऊपर कभी हावी होने नहीं देना है। फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाली पूरी की पूरी मैथ्स जो है यार, वो हंसते हंसते हम खेलते खेलते पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमें बात करनी है यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स प्रॉब्लम्स। शुरुआत करूंगा सबसे पहले मैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के साथ। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन तो मैंने आपको कल कुछ सिखाया, बेसिक फंक्शंस, बेसिक फॉर्मूले बताए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। इसी तरीके से एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन, पावर मल्टीप्लाई कर दी जाती है और एक्चुअल पावर एक रिड्यूस कर दिया जाता है। आप इन सभी बातों से वाकिफ हैं ना। द पॉइंट इज, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कब इस्तेमाल किया जाएगा। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल किया जाएगा फॉर कंपोजिट फंक्शंस के लिए, फॉर कंपोजिट फंक्शंस। मैं कंपोजिट फंक्शंस किन्हें कहता हूं? मैं कंपोजिट फंक्शंस उन्हें कहता हूं जब एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा फंक्शंस जाए। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज आई विल से
y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। यानी कि सबसे पहले x जो है वो h फंक्शन में जा रहा है, hx जो है वो g फंक्शन में जा रहा है, और g ऑफ hx जो है वो f फंक्शन में जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे से, ये तीन फंक्शन f, g और h आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ये एक के अंदर एक जाते चले जा रहे हैं। इस तरीके के फंक्शन को मैं कंपोजिट फंक्शन बोलता हूं, एग्जाम्पल दूंगा। बट ध्यान ये रखना है कि चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में लड़ाई हमेशा सबसे बाहर वाले फंक्शन से होगी। द फाइट विल ऑलवेज बी विद द आउटर मोस्ट वन। सबसे पहली लड़ाई सबसे बाहर वाले फंक्शन से है, लड़ाई बोले तो डिफरेंशिएट। सबसे पहली लड़ाई सबसे बाहर वाले फंक्शन से है, अंदर वाले को मत छेड़ना। उसके बाद उसके अंदर वाले फंक्शन पे जाना, उससे लड़ना, उसे डिफरेंशिएट करना, और उसके अंदर वाले को मत छेड़ना। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एग्जाम्पल्स से डायरेक्टली लेकर चल रहा हूं, क्योंकि यदि रूल लिखकर बताऊंगा तो मैं यहां पे, तो तुम अननेसेसरीली कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो रूल्स ना लिखते हुए डायरेक्टली एग्जाम्पल के सहारे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, यदि हमसे कहा जाए कि एक फंक्शन y है जो साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर है, एक फंक्शन y है साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे बाहर वाला फंक्शन साइन फंक्शन है और उसके अंदर थीटा या x जाने की बजाय एक्स स्क्वेयर जा रहा है। तो इस केस में जब आपको dy बाई डी एक्स लिखना हो, जब भी आपको dy बाई डी एक्स लिखना हो, आप कहेंगे सबसे पहली लड़ाई सबसे बाहर वाले फंक्शन से है, यानी साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, अंदर वाले को मत छेड़ना, यानी कि वो एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे। उसके बाद अंदर चले जाओ तो अंदर मिला एक्स स्क्वायर, उसे डिफरेंशिएट कर दो और उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। और ऐसे सभी जो आपके लिंक्स होंगे उसे आपको कनेक्ट करते हुए जाना है, मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। इसीलिए कड़ी से कड़ी का जो जोड़ है, लिंक टू लिंक प्रोडक्ट जो है, उसे आप चेन कहा करते हैं। इट्स अ चेन प्रोसेस, चेन रूल है। यू विल कीप मल्टीप्लाइंग द डिफरेंशिएटेड टर्म्स। आप सभी डिफरेंशिएट किए गए टर्म्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एक एक करके बाहर से ही अपनी शुरुआत करनी है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया है। और आसान तरीके से सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि इसका आंसर है 2x cos x स्क्वायर। बट अभी हमने बस सिंप्लीफाई किया, रीअरेंज करके लिख दिया है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, शायद बात ज्यादा समझ में आएगी। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि हमसे कहा जाए कि y जो है वो साइन स्क्वायर x है, y जो है वो साइन स्क्वायर x है। अब आपको समझना क्या चाहिए, देखो भाई न्यूटन बाबा भी देख रहे हैं तो जरा ध्यान से समझना है इस बात को। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, वो देख रहे हैं कि आप गलती ना करें मैथ्स में। साइन स्क्वायर x, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं भाई कि साइन स्क्वायर x का मतलब है कि ये जो स्क्वायर है ये पूरे के पूरे फंक्शन पे एप्लीकेबल है भाई, साइन x का होल स्क्वायर। आई रिपीट, जब भी आप पहली बार पढ़ रहे थे साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, तो आपको यह बात सिखाई गई थी कि जब भी आप साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं इसका मतलब ये स्क्वायर फंक्शन जो है वो पूरे साइन एक्स के फंक्शन पे एप्लीकेबल है। तो ऐसी सूरत में इसे अगर मैं और एप्रोप्रिएटली लिखने की कोशिश करूं तो भाई मुद्दा ये रहा, अब मुझे लड़ना है सबसे बाहर वाले फंक्शन से। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बाहर वाला फंक्शन अब की बार साइन फंक्शन नहीं है, सबसे बाहर वाला फंक्शन अब की बार पावर फंक्शन है। पिछली बार स्क्वायर जो था वो x में था, तो सबसे बाहर वाला फंक्शन साइन फंक्शन था और उसके अंदर x स्क्वायर गया। अब की बार क्या हो गया कि सबसे बाहर वाला फंक्शन तो पावर फंक्शन है और अंदर क्या है, साइन x है। तो पावर फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है और एक्चुअल पावर एक रिड्यूस हो जाता है। तो पावर मल्टीप्लाई हो गया, एक्चुअल पावर साइन x का पूरा एक्चुअल पावर एक रिड्यूस हो गया। पावर मल्टीप्लाई किया और एक्चुअल पावर एक रिड्यूस कर दिया। ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है भाई। अंदर जाएंगे तो मिलेगा साइन एक्स, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया है कॉस एक्स। अगर इसे और अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो, ये आ गया है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और ट्रिग्नोमेट्री का एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला होता है डबल एंगल फॉर्मूला, जिसके तहत 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो साइन 2x की वैल्यू है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो साइन 2x है। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये बस एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला निकल कर आया। ओके, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल 3,
ध्यान से समझना, जो कुछ भी मैंने सीखा है उसे मैं कंबाइन करूंगा। चेन रूल का इस्तेमाल कब किया जाएगा? जब कंपोजिट फंक्शन हो, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई ना हो रहे हो, बल्कि एक के अंदर दूसरा फंक्शन जो है वो एंटर कर रहा हो। वन फंक्शन इज द इनपुट ऑफ द अदर फंक्शन। ठीक है, अच्छा। और रूल क्या कहता है? सबसे पहली लड़ाई सबसे बाहर वाले फंक्शन से होगी, अंदर वाले को मत छेड़िएगा। जैसे यहां पर आपने सबसे बाहर वाले को डिफरेंशिएट किया, उसके अंदर वाले को नहीं छेड़ा। तो अब की बार क्या बोलेंगे? लेट अस से कि जो कुछ मैंने सीखा है मैं इन्हें कंबाइन करूंगा। तो यदि मेरा फाई जो है वो साइन क्यूब ऑफ एक्स टू द पावर 5 है, ऐसे लिखते हैं जी, साइन क्यूब ऑफ एक्स टू द पावर 5, और मुझे इसका डीवाई बाई डी एक्स निकालना है। डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स। तो मैं लिखूंगा सबसे पहली लड़ाई सबसे बाहर वाले फंक्शन से होगी। तो अगर मैं इसे पहले थोड़ा ढंग से लिखना चाहूं तो मैं इसे लिखूंगा साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5 होल का क्यूब। आई रिपीट, साइन क्यूब जब आप ऐसे लिखते हैं तो ये वाली पावर पूरे में अप्लाई होती है, जैसे यहां पर भी हुई। लेकिन ये जो 5 पावर है ये तो x की पावर में है, तो इसे तो अलग से ही ट्रीट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो बच्चा, सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन है? सबसे बाहर वाला फंक्शन साइन नहीं है, सबसे बाहर वाला फंक्शन क्यूबिक फंक्शन है, पावर फंक्शन है। तो इसे डिफरेंशिएट करने के दौरान पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्चुअल पावर एक रिड्यूस होगा, यानी साइन एक्स टू द पावर 5 पूरे की पावर हो जाएगी 3 माइनस 1, पूरे की पावर हो जाएगी 3 माइनस 1। एक्चुअल पावर एक रिड्यूस हो गई है। ठीक है बच्चा, अब जाएंगे अंदर। जब पावर फंक्शन क्यूबिक फंक्शन के अंदर गए तो कौन मिला खड़ा? साइन। साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस। उसके अंदर वाले को मत छेड़िएगा, एक्स टू द पावर 5 को मत छेड़िएगा। अब गए एक और बार अंदर। जब अब की एक और बार अंदर गए तो x की पावर 5 मिला, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया भाई? 5x टू द पावर 4। फिर से x की पावर 5 भी एक क्यूबिक पावर फंक्शन है, तो पावर मल्टीप्लाई कर दी जाएगी और एक्चुअल पावर एक रिड्यूस कर दी जाएगी। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं, देखिए सिंप्लीफाई करके 5 3 15 आ जाएगा। 15x टू द पावर 4 साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5, लाइक दिस। ये आपका डिफरेंशिएटेड मतलब फाइनल आंसर है, सिंप्लीफाइड वर्जन है, अदरवाइज चेन रूल पहले ही लग चुका था। और इसी में अगर मैं आपसे कहूं कि यदि मैं आपसे कहूं कि एक काम कीजिए, dy बाई डी एक्स मत बताइए, dy बाई डी टी बताइए, dy बाई डी टी बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि सर अब की बार y जो है वो x पे डिपेंड किया, मगर आप कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो क्या करेंगे? वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं, यानी कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन जो है वो सबसे बाहर वाले फंक्शन का है। तो d बाई डी टी ऑफ साइन x टू द पावर 5 होल का क्यूब। एक बार फिर से देखिएगा, सबसे पहली लड़ाई सबसे बाहर वाले फंक्शन से, दैट्स अ क्यूबिक पावर फंक्शन, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्चुअल पावर एक रिड्यूस हो जाएगी बेटा। अंदर वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, एक्चुअल पावर एक रिड्यूस हो जाएगी। फिर इसके अंदर जाएंगे, अंदर वाला फंक्शन साइन फंक्शन मिला, उसको डिफरेंशिएट किया तो कॉस, उसके अंदर वाले को मत छेड़ना, x टू द पावर 5 एज इट इज। फिर अंदर जाएंगे, एक और क्या मिला? x टू द पावर 5, उसका डेरिवेटिव क्या आ गया? 5x टू द पावर 4। लेकिन अब की बार आप डिफरेंशिएट कर रहे थे t के मुताबिक, मगर फंक्शन था x पे डिपेंडेंट। तो यदि हम ये देखना चाहें कि y x के साथ कैसे डिपेंड किया, तो पहले हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। लेकिन यदि हम ये देखना चाहें कि y t पे कैसे डिपेंड किया, कैसे बदलाव आया उसमें, तो पहले वही करेंगे जो करते आए हैं, मगर आखिरी में अंदर वाला जो इनर मोस्ट वेरिएबल है x, उसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना आवश्यक है। यानी कि एक आखिरी टर्म और आ जाएगी dx बाय dt। सर ये पहले क्यों नहीं लगाया? पहले भी लगाया था पर दिखा नहीं था। अगर हम इससे पहले वाले रिजल्ट में देखें भाई, तो x की पावर 5 के बाद फर्दर ये जब मैंने 5x4 किया, इसके बाद मैं dx बाय dx भी करना चाहता हूं, इनर मोस्ट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन x के मुताबिक, तो dx बाई dx। मगर अगर ध्यान से देखो तो dx बाई dx तो 1 होता है। तो जितने भी आपने एग्जाम्पल्स अभी तक देखे हैं उसमें एक आखिरी टर्म dx बाई dx रही होगी, पर अपने को दिखी नहीं होगी, है ना, क्योंकि वो तो 1 होता है। लेकिन अगर किसी तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो वो जरूर दिखता। तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो यार वो जरूर विजिबल होता। फिलहाल के लिए मैं इसे यहां से हटा दे रहा हूं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
फिजिक्स का एक और एग्जाम्पल, जो कि वेव्स यानी कि 11th क्लास के आखिरी चैप्टर में अक्सर देखने को मिलता है। तो उस टाइम पे पहले दूसरे दिन की बात कर रहे हैं और जो आखिरी में टॉपिक आने वाला है उसको लेकर चल रहे हैं। देखिए मजा आएगा देख के। यदि ये y जो है वो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसे लिखा हो, ये बेसिकली स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है यार। दिस इज द स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन, ठीक है। किस तरीके की वेव होगी, किधर चलेगी, कैसे वेलोसिटी निकालेंगे, क्या एम्पलीट्यूड है, क्या इनिशियल फेज है, इस सब के बारे में चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि वेव की इक्वेशन कुछ ऐसी सी दिखती है सर, ठीक है, आप लोगों ने देखी भी होगी। अब अगर यहां पर कोई मुझसे कहे कि बॉस डी, अब देखिए y किस पे डिपेंड किया, y t पे भी डिपेंड किया और y x पे भी डिपेंड किया, ठीक है। तो मैं dy बाई डी टी भी निकालना चाहूंगा और मैं dy बाई डी एक्स भी निकालना चाहूंगा, dy बाई डी टी, dy बाई डी एक्स। जनरली दिस dy बाई डी टी, ये जो dy बाई डी टी होगा भाई, y जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, हालांकि ये आखिरी में पढ़ेंगे। ये dy बाई डी टी जो निकलेगा ये अपने आप में पार्टिकल की वेलोसिटी देगा, पार्टिकल की वेलोसिटी, और dy बाई डी एक्स अपने आप में स्लोप देगा। पर फिर भी मेरे मुताबिक ये सारी कहानी आगे की है। अभी तो देखो करना कैसे है। तो dy बाई डी टी निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। अब ध्यान से समझिएगा, यहां t और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहां t और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के दौरान x को कांस्टेंट ट्रीट कीजिएगा और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के दौरान t को कांस्टेंट ट्रीट कीजिएगा। मैं फिर से कहूंगा अपनी बात को, पिछले एग्जाम्पल में y x पे डिपेंड किया, आपने dy बाई डी एक्स निकाला। यदि एग्जामिनर ने dy बाई डी टी पूछा तो आप ये मान के चलेंगे कि भाई y तो x पे डिपेंड किया और x t पे डिपेंड करता होगा, तभी तो dy बाई डी टी डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन यहां पर t और x दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के दौरान x को कांस्टेंट ट्रीट करना और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के दौरान t को कांस्टेंट ट्रीट करना, ठीक है। तो सबसे पहली लड़ाई सबसे बाहर वाले फंक्शन से होती है। देखिएगा पहला जो a है, a बीइंग अ कोफिशिएंट, ये तो चुपचाप खड़ा रहेगा। a एम्पलीट्यूड होता है, कोई भी कोफिशिएंट्स जो है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स जो हैं वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बाहर स्लिप हो जाते हैं, तो ये तो चुपचाप खड़ा रहेगा भाई। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस, अंदर वाली चीजों को मत छेड़िएगा। अब जाएंगे इनसाइड, अब जाएंगे इनसाइड, ओमेगा टी माइनस के एक्स। यदि ओमेगा टी माइनस के एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन का अगला लिंक क्या होगा, ओमेगा विल स्टैंड एज इट इज, ओमेगा विल स्टैंड एज इट इज, टी के रिस्पेक्ट में टी का डेरिवेटिव 1 माइनस kx को तो आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है t के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर 0 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। फिर से देखिएगा, a चुपचाप खड़ा रहेगा, साइन का डेरिवेटिव cos, अंदर वाली चीजों को मत छेड़िएगा। फिर जब नेक्स्ट टर्म में आप अंदर जाके डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो ओमेगा विल स्टैंड एज इट इज, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 है, यहां t वेरिएबल है, ओमेगा कोफिशिएंट है, kx को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। एक बार फिर से देखते हैं जी, यदि मुझे dy बाई dx निकालना होता, dy बाई dx, तो मैं कहता a चुपचाप खड़ा रहेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, नोटिस कीजिएगा, a चुपचाप खड़ा रहेगा, साइन का डेरिवेटिव भाई cos होगा, इट इज ओमेगा टी माइनस के एक्स, अंदर वाली चीजें वैसी की वैसी। अब जाएंगे अंदर, अब जाएंगे अंदर और करेंगे डिफरेंशिएट। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x वेरिएबल है, उसके साथ खड़ा k कोफिशिएंट है, मगर ओमेगा टी जिसमें कोई x नहीं आ रहा है ये कांस्टेंट है। और भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब की बार पहली टर्म जो होगी वो 0 होगी, अब की बार पहली टर्म जो है वो 0 है क्योंकि वो कांस्टेंट ट्रीट हो रही है, माइनस k क्योंकि वो कोफिशिएंट ट्रीट हो रहा है, चुपचाप खड़ा रहेगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट बस चुपचाप खड़े रहते हैं। और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। आगे क्या करना है सर,
आगे क्या करना है वो आगे की बात है, बाकी के चैप्टर्स की बात है। अभी हमारा कंसर्न फिजिक्स में उलझना नहीं है इसकी, हमारा कंसर्न इसकी बेसिक मैथ्स को, इसके डिफरेंशिएशन को समझना है। तो मुझे लगता है चेन रूल की एक बेसिक हाईलाइट तुम्हें समझ में आ गई होगी। कल को तुम अगर किसी को सिखाने की कोशिश करो तो दो बातें ध्यान रखना, रूल लगता कब है और रूल लगता कैसे है। तो रूल लगता कब है बच्चों, जब जब हम बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन की, यानी कि एक फंक्शन दूसरे के अंदर जा रहा होगा, दूसरा तीसरे के, तीसरा चौथे के। ये आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल 1 लगाते हैं। ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में होते तो रूल 2 प्रोडक्ट रूल लगाते, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा। अगर ये डिफरेंस फ्रैक्शन की फॉर्म में होते, डिवीजन में होते, तो हम क्वोशिएंट रूल लगाते, जो भी हमने लास्ट क्लास में सीखा। लेकिन ये किस में है, कंपोजिट में है, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में जा रहा है, यानी कि एक फंक्शन दूसरे के अंदर जा रहा है। इस तरीके के फंक्शन को मैं कंपोजिट फंक्शन बोलना पसंद करूंगा। हमारी आपसी इंटरैक्शन के लिए हम इसको ऐसा नाम दे सकते हैं, समझने के लिए, हमारी समझ के लिए। और ऐसी सूरत में हम ये कहेंगे कि भाई चेन रूल लगता कब है, जब हम एक फंक्शन दूसरे के अंदर, दूसरा तीसरे के अंदर लगे। और लगता कैसे है, ये लगता है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, कड़ी से कड़ी जोड़कर चेन बनाएंगे। करना बस ये है, पहली लड़ाई, पहला डिफरेंशिएशन सबसे बाहर वाले से। सबसे पहले सबसे बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके अंदर वाले को नहीं छेड़ना है। फिर अगली टर्म में अंदर वाले को डिफरेंशिएट करें, उसके अंदर वाले को नहीं छेड़ना है। तो धीरे 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 आप अपना पेनिट्रेशन एक्सटेंड बढ़ाते जाएंगे, पेनिट्रेट करेंगे एक शेल को और नेक्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके अंदर जाएंगे, उसे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके अंदर जाएंगे, उसे डिफरेंशिएट करेंगे, और यही कहानी आगे चलती रहेगी। आई होप यू आर गुड विद इट। बात समझ में आ गई होगी, देख लो ध्यान से। ऑलराइट, जब भी मैं स्क्रीन से हटूं तुम उसे पॉज करके आराम से देख भी सकते हो। कोई इलस्ट्रेशन जो है नहीं समझ में आया हो तो यार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, रिवाइंड करें और देखें। और अगर आपको लगे कि आपकी सीखने की स्पीड काफ़ी अच्छी है तो आप स्पीड एडजस्ट करके अकॉर्डिंगली देख भी सकते हैं। ऑलराइट, नोट्स जो है यार डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इस लेक्चर के साथ मैं एक डीपीपी भी अटैच करूंगा। आप लोगों को वो डीपीपी भी अटेम्प्ट करनी है। हमारी अगली मुलाकात में हम उस डीपीपी को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमें चेन रूल बेसिकली समझ में आ गया है। अब मुद्दा है कि सर फिजिक्स में इस्तेमाल कैसे करना है, यूज इन काइनेमेटिक्स, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन काइनेमेटिक्स, ठीक है, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन काइनेमेटिक्स। तो भाई पहले एक बार चर्चा हो चुकी है, फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। अगर पहले तो मैं बात कर लेता हूं जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन की, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो यदि मैं बात करूं जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो हमारे पास भाई, ये मैं उन इक्वेशंस की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं जो आप 9th क्लास से, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो जनरल इक्वेशन नहीं है यार, वो तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन तो वो हुई जो हर जगह एप्लीकेबल है। वो इक्वेशंस होती हैं 3। नंबर 1, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, जो बेसिक परिभाषा है। वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर होगी। नंबर 2, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। नंबर 3, a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स। ध्यान रहे, अगर मैं बोल रहा हूं कि v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, ऐसा निकालेंगे, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख रहे हैं अभी। अगर v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी के बारे में बात है तो यहां पर x को फंक्शन ऑफ टाइम होना पड़ेगा। अगर x फंक्शन ऑफ टाइम है तभी तो x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में डिफाइंड है, ठीक है। डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, वो हमेशा ही डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के अनुसार होगा। एक बार फिर से देखते हैं, यदि आप बात कर रहे हैं dv बाई dt की, dv बाई dt की, तो आपको यह कहना चाहिए ये तब है जब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है, जब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है। और यदि आप चर्चा कर रहे हैं v dv बाई dx की, तो ऐसी सूरत में v जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ x दिया होना चाहिए। तो यदि पोजीशन समय पे डिपेंड किया तो वेलोसिटी सिंपली डिफाइंड है, यदि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड की तो एक्सेलरेशन डिफाइंड है, यदि वेलोसिटी पोजीशन पे डिपेंड किया तो भी एक्सेलरेशन एक नए फॉर्मूले से डिफाइंड है, दैट इज ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। इन इक्वेशन को जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी मोशन के केस में डायरेक्टली एप्लीकेबल है।
यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सभी सूरतों में एप्लीकेबल है ट्रांसलेशनल मोशन की। ठीक है, अच्छा कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें कि इंटरचेंज कैसे करना है, यानी कि हमें क्या दिया गया हो और कहां तक जाना हो तो किस चीज का इस्तेमाल होगा, यह मैंने आपको हमारी पिछली मुलाकात में भी बताया था। एक बार फिर से देखते हैं। यदि हमें पोजीशन वेक्टर की जानकारी हो, पोजीशन वेक्टर की जानकारी हो एक्स वेक्टर की, और यदि हमें वेलोसिटी वेक्टर तक कमेंट करना हो, वेलोसिटी तक जाना हो, या वेलोसिटी की जानकारी हो और एक्सेलरेशन तक जाना हो, एक्सेलरेशन के आगे की कहानी जर्क होती है, बहुत बहुत सारे टर्म्स और होते हैं, पर नीट के सिलेबस में नहीं है, हमारे आपके डिस्कशन के लिए नहीं है। हमें अपना डिस्कशन जो है वो यहीं तक सीमित रखना है। तो पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी का रास्ता, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन का रास्ता, या यूं कहें पोजीशन वेक्टर से एक्सेलरेशन वेक्टर तक का रास्ता जो है वो 2 बार इसी रास्ते को तय करके मिलेगा, और इस रास्ते पे चलने का मतलब है आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन। और क्यों करेंगे, पिछली क्लास में मैंने कहा था करेंगे, अब की बार आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर पोजीशन पता है और वेलोसिटी चाहिए तो देखो डिफरेंशिएट करके मिलेगी। अगर वेलोसिटी पता है, चाहे टाइम के रिस्पेक्ट में, चाहे पोजीशन के रिस्पेक्ट में, और चाहिए एक्सेलरेशन, तो भी क्या करना पड़ेगा, तो भी डिफरेंशिएशन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर गंगा उल्टी बहाने की कोशिश की जाए, यानी कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से पोजीशन वेक्टर आने का प्रयास किया जाए, तो यहां डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस जो है वो इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस जो होगा भाई यहां पे वो इंटीग्रेशन होगा। बात समझ में आई? तो बात बड़ी सीधी सी है, मैं पहले भी ये कमेंट दे चुका हूं, मैं फिर से ये कहूंगा, जिस तरीके से बचपन से पढ़ रहे हैं भाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेंस अपोजिट है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सेंस अपोजिट है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का सेंस अपोजिट है, ठीक इसी तरीके से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी 2 अपोजिट सेंस वाली चीजों को बयां करते हैं। अगले 3-4 लेक्चर्स में आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि इंटीग्रेशन का इस्तेमाल क्या है। भाई कल की क्लास में डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ, आज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन किया। अब हम गोइंग फॉरवर्ड आज ही के लेक्चर में डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल देखने वाले हैं फिजिक्स में। और तैयारी अगर नीट की कर रहे हैं तो यार सबसे पहले मैं नीट PYQs लूंगा, देखिएगा बहुत आसान है। इसी तरीके से आगे आने वाले 3-4 लेक्चर्स में हम इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। फिर से बोलूंगा, इंटीग्रेशन करना कब है और क्यों है, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन करना कैसे है, ये काम बहुत आसान है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं हम कहानी को। पहला सवाल ऑलरेडी नीट PYQs उठाए हैं मैंने, तो देखिए देखते हैं कितनी जल्दी जल्दी हम ये सवाल कर पाएंगे। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन टू यू। देखिए क्या दिया हुआ है हमें, डिस्प्लेसमेंट s या पोजीशन अगर दिया हो 3t क्यूब प्लस 70 स्क्वायर प्लस 14t एंड क्या है प्लस 8 ये दे रखा है हमें मीटर में। ठीक है, ये पूरी कहानी दे रखी है मीटर में। हमसे पूछा गया है इट्स एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी डिफाइन करूंगा, dx बाई dt या ds बाई dt, ds बाई dt या dx बाई dt। देखिए ओरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप, डिफरेंशिएशन है बहुत आसान। तो क्या करना चाहिए यहां पे, सबसे पहले वाले टर्म की डिफरेंशिएशन 3t क्यूब, रूल नंबर 1 एडिशन सब्ट्रैक्शन। यार पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्चुअल पावर एक रिड्यूस होगा, तो देखो 3 इंटू 3 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 0 होगा। पावर मल्टीप्लाइड एक्चुअल पावर एक रिड्यूस, पावर मल्टीप्लाई एक्चुअल पावर एक रिड्यूस, 14 बीइंग अ कोफिशिएंट विल स्टैंड एज इट इज, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 होगा, प्लस 8 अपने आप में कांस्टेंट है, यहां कोई t नहीं लिखा है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव अपने आप में 0 होगा। यानी कि ये निकल कर आया है 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14। इसकी यूनिट क्योंकि आपने ds बाई dt किया है, सॉर्ट ऑफ टाइम से डिवाइड किया है, तो आप मीटर पर सेकेंड में बयां करेंगे। ठीक है, फिर से अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए हो तो dv बाई dt, ध्यान रखना अभी मैंने सिखाया था पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन। यदि यहां से यहां तक जाना हो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम, तो यार 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो अभी वही करना पड़ रहा है। देखिए
तो dv बाई dt जो है, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा 18t प्लस 14, 18t प्लस 14, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 है, अगले वाले 14 में कोई t नहीं है, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे ये 0 होगा, यानी कि आप इसको बोल सकते हो 18t प्लस 14, दिस मच ऑफ मीटर पर सेकेंड को आपने एक और बार सेकेंड से डिवाइड किया dt करके, तो ये पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। आपसे कहा जा रहा है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे बताइए, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ये s दिया है और आपको एक्सेलरेशन बताना है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो देखिए कैसे बताएंगे, हम बोलेंगे हियर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड का मतलब है आप इस 18t प्लस 14 में t की वैल्यू 1 डाल दीजिए, तो ये आया 18 इंटू 1 प्लस 14, इसका मतलब 18 प्लस 14, और आप देख सकते हैं कि ये 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए हमारा करेक्ट जवाब क्या है, ऑप्शन डी। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। कल की मुलाकात में हम ऑलरेडी ये सीख चुके हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना कैसे है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पहले का जवाब आया उसे फिर से डिफरेंशिएट किया, उसका जवाब आया उसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पोजीशन से एक्सेलरेशन में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी, एक और बार डिफरेंशिएट करने पे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ये आया। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, समझते चलो। डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक ऑलरेडी अवेलेबल होगा और वहाँ होगी एक डीपीपी को अटेम्प्ट करना है। हमारी अगली मुलाकात में उस डीपीपी को, इस पीएसएस को हम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, जो कुछ भी आपने सीखा है 2 दिन में उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे, उसे इंप्लीमेंट करने के बाद साथ में डिस्कशन करेंगे, जहां कहीं डैमेज रिपेयर की जरूरत हो, सीखने की जरूरत हो, साथ में करेंगे ना यार, ठीक है। अगला सवाल, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल जो है वो सीधी रेखा में चल रहा है, सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इज गिवन, डिस्प्लेसमेंट आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। आपसे कहा गया है द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, वेलोसिटी बताइए जब हमारा एक्सेलरेशन जो हो वो जीरो हो, खास बातें तो ये है। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। पहले कहा गया है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, दैट इज टी क्यूब। अब देखो आपको हर किसी के बारे में कमेंट करना है, -60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। अब यहां पे अगर वेलोसिटी निकालने की कोशिश की जाए ds बाई dt, तो मुझे लगता है ओरली डिफरेंशिएट करके बता देंगे आप। पहले वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे 3t स्क्वायर, माइनस साइन ऐसे का ऐसे, अगले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे 12t प्लस साइन ऐसे का ऐसे, अगले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे 3, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 होगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और 4 का डेरिवेटिव यहां 0 होगा, दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। पिछली बार मैंने बताया, अब डायरेक्टली सीख रहे हैं यार, टाइम बचाएंगे। a जो होगा वो dv बाई dt होगा, डिफरेंशिएट करेंगे ओरली, तो ये हो गया 60 माइनस साइन ऐसे का ऐसे, 12 प्लस साइन ऐसे का ऐसे, बट 3 का डेरिवेटिव 0 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे कहा जा रहा है वेलोसिटी बताइए जब एक्सेलरेशन 0 हो, तो पहले समझना यह जरूरी है कि एक्सेलरेशन के 0 होने के लिए क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 60 माइनस 12 जो है वो 0 है। यदि एक्सेलरेशन 0 होगा तो 60 माइनस 12 को 0 होना पड़ेगा, यानी 60 12 होना पड़ेगा, और t का वैल्यू क्या निकल कर आएगा भाई, 2 सेकेंड्स। t की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2 सेकेंड्स। अब हमसे कहा जा रहा है ऐसी सूरत में वेलोसिटी बताएं, वेलोसिटी बताएं जब एक्सेलरेशन 0 हो। तो देखो यहां से और यहां से क्या कंक्लूड होता है, कंक्लूड होता है कि वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन 0 हो, इसका मतलब वेलोसिटी जब टाइम 2 हो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो t इक्वल टू 2 पर ही 0 था। तो यानी कि वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3 में t को 2 रख दीजिए, 3t स्क्वायर माइनस 12t, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3 में t की वैल्यू को 2 रख दीजिए। तो यहां पे आप बोलेंगे दैट इज 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। सॉल्व कर लो, आंसर क्या आया, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 12 इंटू 2 24, 12 माइनस 24 माइनस 12 आएगा, प्लस 3 करेंगे, मुझे लगता है -9 मीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि आप वेलोसिटी ढूंढ रहे हैं,
एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एंड उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट देके पूछा गया है तब वेलोसिटी बताइए जब एक्सेलरेशन 0 हो, तो पहले एक्सेलरेशन तक पहुंचो तो सही बाबा। एक बार डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी मिला, एक और बार डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन मिला, उसको 0 रखो, टाइम आएगा, उस टाइम पे जब एक्सेलरेशन 0 है वेलोसिटी बता दो, वही तो सवाल था, है ना? आई थिंक दैट्स क्लियर फॉर यू। ओके, नो नीड टू टेक एनी स्क्रीनशॉट, जस्ट समझते जाइए। कुछ सवाल ये बिल्कुल नीट पीवाईक्यूज है, मुझे लगता है आपको बहुत आसान लग रहे होंगे। आपको तब एफर्ट डालना है जब आपको डीपीपी जो है वो दी जाएगी, है ना? आप तब उसके क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, फिर साथ में सीखेंगे। अभी क्या है अगला सवाल, टू कार्स पी एंड क्यू, दो अलग अलग कार हैं पी और क्यू, वो दे स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम, वो एक ही समय पे एक पॉइंट से शुरू करती हैं एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड फ्रॉम बाय दिस एंड दिस। P की पोजीशन अलग से दी गई है, Q की पोजीशन अलग से दी गई है। गौर फरमाइएगा, यहां पे XP और T मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि XP यानी पोजीशन x कोऑर्डिनेट ऑफ P जो है वो समय के साथ साथ वेरी कर रहा है। जैसे पॉलिनोमियल में लिखते थे ना, पॉलिनोमियल में Px, तो P और x मल्टीप्लाई नहीं होते थे भाई, ये बता रहा है कि x जो है एज अ फंक्शन ऑफ T है। यहां सिमिलरली XQ जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ T है। ऐसा आपसे पूछा गया है at what time do the cars have the same velocity, कितने समय में उनकी वेलोसिटी सेम होगी? तो दोनों की वेलोसिटी निकालिए और सेम रख दीजिए। जैसे आपसे कहा गया है xp जो है वो है at प्लस bt स्क्वायर, तो यहां पे vp जो होगा जिसे आप dxp बाय dt कह पाएंगे, ये कैसे निकलेगा? फिर से आप ओरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। a चुपचाप खड़ा रहेगा, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 है, प्लस b चुपचाप खड़ा रहेगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा, पावर मल्टीप्लाई और एक्चुअल पावर एक रिड्यूस, यानी कि इसे आप कह सकते हैं a प्लस 2bt। सिमिलरली यदि मैं xq की चर्चा करूं तो ये दिया है ft माइनस टी स्क्वायर, यानी कि जो vq होगा भाई वो dxq बाय dt हो जाएगा। देखिए dxq बाय dt हो जाएगा, और ऐसी सूरत में f चुपचाप खड़ा रहेगा, बीइंग अ कोफिशिएंट, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो यहां ये कितना निकल कर आ गया? f माइनस 2t। अब आपसे क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है कि इन दोनों के लिए, इन दोनों की स्पीड जो है वो सेम होनी चाहिए, वेलोसिटी इन फैक्ट, एट व्हाट टाइम दे हैव द सेम वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे फॉर Vp टू बी इक्वल टू Vq, यदि हमें दोनों की वेलोसिटी बराबर चाहिए तो a प्लस 2bt ये जो वैल्यू है ये यहां से f माइनस 2t होनी चाहिए। तो यहां से t वाली टर्म्स को एक तरफ लाइए, तो यहां ये आया 2bt प्लस 2t और ये आ गया है f माइनस a। ठीक है, f माइनस a। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करना चाहूं, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसे भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं। ठीक है, तो स्पेस थोड़ा सा कम दिख रहा है, डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, देखिएगा। यहां से अगर मुझे t की वैल्यू निकालनी हो तो t विल बी इक्वल टू f माइनस a बाय 2b प्लस 2, कॉमन आएगा तो आप ले सकते हैं 2b प्लस 1। ठीक है, 2b प्लस 2 में लिख सकते हैं 2b प्लस 1, तो f माइनस a बाई 2 b प्लस 1, दैट्स योर आंसर। ओके, तो वो f माइनस a बाई 2 b प्लस 1, मुझे लगता है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अल्टीमेटली दो पोजीशंस दी गई हैं, पूछा गया है दोनों वेलोसिटीज कब बराबर होंगी, तो भाई पहले दो पोजीशन से दोनों वेलोसिटीज निकाल लो, उसके बाद दोनों को बराबर रख दो, देख लो कब बराबर होगी, है ना? इजी इजी। नीट इज वेरी इजी एंड दैट टू फिजिक्स इज वेरी इजी। अगर आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, डेली एक स्टेप आगे ले रहे हैं अपने गोल की तरफ, तो यार आपकी कोशिशें जो है वो एक दिन बहुत रंग लाएंगी, जरूर रंग लाएंगी, और आपको ये चीज सीखनी चाहिए, है ना? और इसी के साथ वैसे तो यार नीट निकेतन पे हम स्पेशली नीट को अपना टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हो जो जेई की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए भी जो बेसिक्स हैं, जो फाउंडेशन है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं और खुद सिखा भी सकते हैं। ज्ञान है भाई, बांटने से बढ़ता है। चलो आगे बात करते हैं। अगला सवाल एक और नीट पीवाईक्यू।
अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX, एक सीधी लाइन में ओरिजिन टू पोजीशन अलोंग द एक्स एक्सिस में भी हमारा पार्टिकल चल रहा हो और उसकी जो x कोऑर्डिनेट है वो वेरी करती हुई नजर आ रही है। देखिए ये x कोऑर्डिनेट वेरी कर रही है। द डिस्टेंस x इज गिवन, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये डिस्टेंस है x, कितनी दूरी तक पार्टिकल चल चुका है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितनी दूरी पार्टिकल चल चुका है रेस्ट पे आने से पहले। तो भाई रेस्ट पे आने का क्या मतलब है, रेस्ट पे आने का मतलब है उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, तो मुझे कहीं ना कहीं पोजीशन से वेलोसिटी की तरफ तो जाना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि देखिए पोजीशन क्या दे रखी है मुझे, 40 + 12t - t क्यूब, 40 + 12t - t क्यूब। तो यहां से जो v निकलेगा dx/dt, दैट विल बी 40 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 + 12 एज इट इज, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 माइनस t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं 12 - 3t स्क्वायर। फॉर रेस्ट पे आने के लिए आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, यानी कि 12 - 3t स्क्वायर को 0 रखना पड़ेगा, यानी कि यहां से 12 जो है वो 3t स्क्वायर के बराबर है, t स्क्वायर 4 निकल कर आएगा, यानी कि यहां से t की वैल्यू 2 सेकेंड्स निकल कर आ रही है, t की वैल्यू 2 सेकेंड्स निकल कर आ रही है। ठीक है, अब इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है, कॉमन मिस्टेक ये होती है कि अगर आपसे कहा जाए कि डिस्टेंस आपको निकालना है टोटल, तो बच्चों की आदत होती है जैसे ही उन्होंने t निकाला, आपसे पूछा गया है x का वैल्यू, उठा के x में डाल दिया, यानी कि x की वैल्यू निकाल दी जाए t = 2 तक, x की वैल्यू निकाल दी जाए t = 2 तक। तो आपने 40 + 12t - t क्यूब में 40 + 12t - t क्यूब में t की वैल्यू जो है वो 2 डाल दी है। तो 40 + 12 t की जगह 2 माइनस t क्यूब की जगह 2 क्यूब। तो ये कितना आया भाई, ये आया 40 + 12 2 = 24 माइनस 2 का क्यूब जो है वो 8 है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये 64 - 8 आया है, 64 - 8 यानी कि 56 मीटर आया है, 56 मीटर। ये है कॉमन मिस्टेक, मुझे लगता है आंसर में अच्छा है भी, ये मिस्टेक है, ये कॉमन मिस्टेक है। ठीक है, ये वाला आंसर जो है ये कॉमन मिस्टेक है। क्यों सर ये कॉमन मिस्टेक क्यों है, क्योंकि बच्चा ये फाइनल पोजीशन है, एज दिस इज x final and not the distance traveled. It is not the distance traveled, it is the final position. तो करेक्ट मेथड क्या होगा सर, करेक्ट मेथड होगा, करेक्शन होगी कि यदि कोई हमसे पूछे कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है, तो यहां हम बोलेंगे कि डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ वो चेंज इन पोजीशन से पता चलेगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल। वैसे तो चेंज इन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और यहां हम मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल जो है वो सीधी रेखा में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है बिना टर्न किए, क्योंकि रेस्ट पर तो अभी जाके आया, तो पहले 2 सेकंड में तो वो रेस्ट पर नहीं होगा ना यार। तो जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है विदाउट टर्निंग, तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है। तो यहां पे डी टोटल जो है वो भी xf माइनस xi से चेंज इन पोजीशन से निकलेगा, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकला करता है। तो भाई यहां पे फाइनल पोजीशन आपने क्या डाली है, आपकी फाइनल पोजीशन थी t = 2 पे 56 मीटर, लेकिन आपकी इनिशियल पोजीशन जो है, देखो मेरी बात ध्यान से समझना, फाइनल पोजीशन तब है जब आपने t = 2 डाला है, यानी कि दैट विल बी इसे मैं थोड़ा सा यहां शिफ्ट कर दे रहा हूं। फाइनल पोजीशन वो है जब मैंने t = 2 डाला है, यानी कि यहां देखिए आपने डाला 40 + 12 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, हालांकि मुझे इसकी वैल्यू पता है 56, तो मैं यूज भी करूंगा। माइनस इनिशियल पोजीशन वो है जब t = 0 है, इनिशियल का मतलब तो t = 0, तो 40 + 12 × 0 का स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, ऐसे।
तो जब मैंने t इक्वल टू 2 डाला तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो मेरी फाइनल सिचुएशन है, t इक्वल टू 0 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल सिचुएशन है। तो ये टर्म 0 हो गई। देखिए 40 आएगा और ये 56 आएगा, मुझे पहले से पता है। तो 56 मीटर माइनस 40 मीटर और इसीलिए आपका आंसर 16 मीटर हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। जनरली इस सवाल में, और जब ये जिस साल में ये क्वेश्चन आया भी था नीट में, तब मैक्सिमम बच्चों ने यही वाली मिस्टेक की कि खटाक से 56 मीटर निकाला, लगाया और आंसर आ गए। घर आके पता चला कि +4 की जगह मार्क्स तो -1 आए, क्योंकि हमने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा यार। हमसे पूछा जा रहा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल, हमसे ये नहीं पूछा जा रहा वेयर द पार्टिकल रीच। अगर हमसे पूछा जाएगा वेयर द पार्टिकल विल रीच, वो हमारी फाइनल पोजीशन है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा हाउ मच द पार्टिकल विल ट्रैवल, तो हमें उसकी इनिशियल पोजीशन भी लोकेट करनी पड़ेगी, फाइनल पोजीशन भी लोकेट करनी पड़ेगी, और दोनों के बीच की दूरी जो है वो इवेंचुअली हमें क्या देगी कि कितना पार्टिकल चल चुका है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, है ना? क्लियर है? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान से देख लो। पोजीशन दिया हुआ है, रेस्ट के बारे में चर्चा की गई है, तो यार वेलोसिटी निकाल के उसे 0 रखना इंपॉर्टेंट है। उसे 0 रखेंगे तो उससे पता चलेगा पार्टिकल कहां रुका। जब तक पार्टिकल नहीं रुका तब तक वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, बिना रुके बिना पलटे, तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। हमसे वही पूछी गई है, हमसे फाइनल पोजीशन नहीं पूछी गई है। ठीक है जी, चलिए एक आखिरी सवाल लेते हैं एज अ नीट PYQ, फिर हम देखेंगे भाई ये तो मोशन की बात है, मतलब हम डिफरेंशिएशन का मेजर इस्तेमाल मोशन में, काइनेमेटिक्स में कर रहे हैं। मगर मैंने आपको ये बताया है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो फिजिक्स के साथ जुड़ता चला जाएगा, तो हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर में कैसे लगेगा उसकी भी कुछ बात करेंगे। तो यहां क्या हो रहा है, द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज दिस। आपको पोजीशन वेरी करती हुई दिखाई गई है और हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट टाइम t इक्वल टू व्हाट। तो पहले हम निकाल लेंगे यहां से कि देखिए हमारा पोजीशन क्या दिया गया है, हमारा पोजीशन दिया गया है at² माइनस bt³। फिर यदि कोई हमसे v पूछे dx/dt, तो हम जानते हैं dx/dt यार, अब तो कर लोगे ओरली। तो ये a है, t² का डेरिवेटिव 2t होगा, ये मेंटल कैलकुलेशंस की जा सकती है बेटा। b एज इट इज, t³ का डेरिवेटिव विल बी 3t²। ओके, so that is going to be 2at minus 3bt²। अगेन मेंटली करने की अगर इसे कोशिश करें तो a is equal to dv/dt होगा एक्सेलरेशन। तो ये 2a will stand as it is, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1, माइनस 3b चुपचाप खड़ा रहेगा, t² का डेरिवेटिव 2t होगा। तो ये आया 2a माइनस 6bt, 2a माइनस 6bt। हमसे पूछा गया है कि बताइए एक्सेलरेशन कब 0 होगा। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0। फॉर एक्सेलरेशन टू बी 0, एक्सेलरेशन को 0 करने के लिए 2a माइनस 6bt को 0 करना पड़ेगा, यानी कि यहां से 2a जो है वो 6bt के बराबर आएगा, यानी t जो है वो 2a/6b आएगा, या इसी को आप a/3b भी लिख सकते हैं, a/3b। इसीलिए आपका सही जवाब क्या है, a/3b, a/3b। ठीक है, मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, है ना? तो ये देखिए ये भी एक नीट PYQ था, सीक्वेंस में चल रहे हैं, पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। जब उल्टा आना होगा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से पोजीशन का रास्ता, तब इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा। जब कुछ अगले कुछ 1-2 लेक्चर्स में इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तो वो रास्ता भी देखेंगे भाई। मुझे लगता है कि आपको कैलकुलस का इस्तेमाल, स्पेशली डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल काइनेमेटिक्स में या फिजिक्स में कैसे करना है समझ में आ गया होगा यार। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि डिफरेंशिएशन को फिजिक्स के और चैप्टर्स में कैसे यूज कर सकते हो। सम मोर एग्जांपल, डिफरेंट चैप्टर्स, डिफरेंट टॉपिक्स। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, यदि हमसे कहा जाए कि चार्ज Q, चार्ज जो है वो वेरी कर रहा है 2t² माइनस 3t प्लस 4। ठीक है, 2t² माइनस 3t प्लस 4, एंड हमसे पूछा गया है डिटरमाइन द टाइम, और डिटरमाइन द चार्ज फ्लो बाय द टाइम करंट सीजेस, जब तक करंट सीज कर रहा है, यानी कि स्टॉप कर रहा है। ठीक है,
मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आपको चार्ज दिया गया है 2t² माइनस 3t प्लस 4 और आपसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि यहां पर चार्ज बताइए, चार्ज फ्लो कितना है बाय द टाइम करंट सीजेस। तो पहले हमें यह भी तो निकालना पड़ेगा कि करंट कब जाके रुका, करंट कब जाके रुका। तो हम सब जानते हैं कि यहां पर जो करंट होगा आई करंट, दैट विल बी गिवन बाय dq बाय dt, dq बाय dt। यानी कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना हो d बाय dt का, d बाय dt का, तो वो आएगा 2t² माइनस 3t प्लस 4। अच्छा सॉरी, d बाई डी टी निकालना हो 2t² माइनस 3t प्लस 4 का, मतलब डिफरेंशिएशन करना हो इसका, तो मैं कैसे निकालूंगा? दैट विल बी 4t माइनस 3, 4t माइनस 3, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्चुअल पावर एक रिड्यूस हो जाएगी, 3t का डेरिवेटिव 3, 4 बीइंग अ कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0। करंट के रुकने के लिए, फॉर करंट टू बी 0, कैन आई से माई 4t माइनस 3 मस्ट बी इक्वल टू 0, और यहां से आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं 3/4 और 3/4 सेकेंड्स, 3/4 सेकेंड्स, 0.75 भी बोल सकते हैं, 3/4 और 0.75 सेकेंड्स। तो अगर नीट में केवल इतना ही सवाल हमसे पूछा गया कि बताइए करंट कब रुकेगा, केवल इतना ही सवाल हमसे पूछा गया, डिटरमाइन द टाइम एट विच करंट सीजेस, वो समय बताइए जब करंट रुक गया, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं यार। लेकिन अगर ये भी पूछा जा रहा है कि बताइए वो उतने समय में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो अब आप बताएंगे टोटल चार्ज फ्लो डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। तो क्यू फाइनल क्या होगा? आपको इस चार्ज के एक्सप्रेशन में टी की वैल्यू 3/4 डालनी है, यानी कि मैं डालूंगा 2 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/4 प्लस 4। ठीक है, ये तो हो गया फाइनल चार्ज मेरा। माइनस इनिशियल चार्ज कैसे निकालेंगे भाई? 0 डालेंगे, 2 इंटू 0 का स्क्वायर, 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 4। ठीक इस तरीके से जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो डेल्टा क्यू यानी एडिशनल चार्ज जो फ्लोन है वो आपको बता दिया जाएगा। तो डिटरमाइन द चार्ज फ्लो, या मैं पूछना चाहता हूं एडिशनल चार्ज फ्लो बाय द टाइम करंट सीजेस। तो देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी इसका इस्तेमाल है, क्योंकि वहां पे भी आप बात करते हैं I इक्वल्स टू dq बाई dt। ठीक इसी तरीके से 11th के भी कुछ और चैप्टर्स में, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन से एसोसिएटेड और कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन से एसोसिएटेड मिल जाएगा यार। जैसे काइनेमेटिक्स से अगला यूनिट होगा हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन का काफी एक फेमस लॉ है न्यूटन सेकेंड लॉ, जो बेसिकली जिसे आप रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। उसमें क्या कहा जाता है? उसमें कहा जाता है अकॉर्डिंग टू, जैसे एग्जाम्पल 2 लेते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन बाबा हैं भी हमारे साथ यार, उन्हें तो भूलना ही नहीं चाहिए। न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। या एक्चुअल लॉ ये कहता है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सही समय पे हम डिटेल में बात भी करेंगे, फिलहाल के लिए मैं जरा अपने डिस्कशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं मैथमेटिकल फॉर्मूले तक, मैथमेटिकल फॉर्मूले तक, यानी एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी बाई डी। यदि आपसे दिया गया है, आपको कहा गया है गिवन कि लीनियर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है, लीनियर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है, लीनियर मोमेंटम, वो कहा जा रहा है आपको कि ये दिया जा रहा है 5t² माइनस 4t प्लस 3 से दिस मच ऑफ न्यूटन सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड। ये दोनों ऐसा यूनिट्स हैं यार, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो न्यूटन सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड। देन आपसे कहा जा रहा है फोर्स बताइए, फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए t इक्वल टू 2 पे, ये कितना होगा? फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए t इक्वल टू 2 पे। तो कहानी बहुत सिंपल है यार, फिर से आप कहेंगे कि सर फोर्स वेक्टर को निकालने का तरीका है dp बाई dt, dp बाई dt। तो देखिए d बाई dt ऑफ ये पूरी चीज, d बाई dt ऑफ ये पूरा एक्सप्रेशन मोमेंटम का 5t² माइनस 4t प्लस 3। तो क्या करेंगे? फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस माइनस साइन के साथ ब्रेक करेंगे, तो 5 विल स्टैंड एज इट इज। अब डायरेक्टली कर सकते हो ना यार आप लोग, कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा 10t-4 सो अगर कोई मुझसे पूछ रहा है बताइए फोर्स की वैल्यू t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, तो मैं कहूंगा दैट इज 10 इंटू 2 -4, 20 - 4 यानी कि ये 16 न्यूटन निकल कर आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना, सही है। तो मुझे लगता है एक छोटी सी बात समझ में आ रही होगी कि यार लगभग फिजिक्स के हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में इवेंचुअली आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करेंगे, और इन्वॉल्व करना जरूरी भी है और अच्छी बात भी है, क्योंकि आप तभी चेंजेस से बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे कि टाइम के साथ साथ कोई फिजिकल क्वांटिटी कैसे वेरिएशन शो कर रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है एक बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा। कुछ और फिजिक्स के बेसिक फॉर्मूले मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, और डिफरेंशिएशन की जो डीपीपी मैं अटैच करूंगा लेक्चर में, वो आपको अटेम्प्ट करनी है। हमारी अगली मुलाकात जो होगी वो उस डीपीपी डिस्कशन के साथ होगी। ऑलराइट, आई होप आपको मजा आया होगा, सीखने को समझने को बहुत कुछ मिला होगा। रिवाइज जरूर करके सोना, मेक श्योर अगर आप 10 साढ़े 10 बजे सोने के लिए जाते हैं तो लास्ट का 1 घंटा जो दिन का है 9:30 से 10:30 कोशिश कीजिएगा कि मूवीज ना देखें, म्यूजिक बहुत ज्यादा ना सुने, जिमिंग के लिए ना जाएं, कार्टून्स ना देखें, वीडियो गेम्स ना खेलें। कोशिश करें कि लास्ट का पौने घंटा या 1 घंटा जो है वो केवल और केवल आप रिव्यू करें, रिवाइज करें, पेजेस टर्न करें, जो भी आपने सुबह से शाम तक पढ़ाई की है उसको लेके। ऑलराइट, बहुत जल्दी मिलेंगे हम। हमारी अगली मुलाकात कल होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन अटेम्प्ट कर लेना। कल मुलाकात होगी उसके डिस्कशन के साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट।